हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। अभी हम देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय रसायनज्ञ एवं उनकी कृतियाँ, यानी कि जो प्राचीन समय में भारत के अंतर्गत कौन कौन से वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और किस प्रकार से उन कार्यों को किया है, इनके बारे में ही हम देखने वाले हैं। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट आपके सामने ही है, प्राचीन भारतीय रसायनज्ञ एवं उनकी कृतियाँ, एंसेंट इंडियन केमिस्ट एंड देयर वर्क्स, यानी कि जो पुराने समय के वैज्ञानिक थे उनके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है नागार्जुन, इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। रस विधा के जनक रसायन शास्त्री नागार्जुन ने रसायन के क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण कार्य किए कि रसायन शास्त्र में भी हम पूरी दुनिया के शीर्ष पर स्थित थे। इसके साथ ही नागार्जुन धातु विज्ञानी और चिकित्सक भी थे, यानी कि ये जो नागार्जुन थे पुराने समय के वैज्ञानिक, ये केमिस्ट्री के जनक के साथ साथ में क्या थे, धातु विज्ञान और चिकित्सा के भी जानकारी रखते थे। ठीक, आगे लिखा है, प्राप्त जानकारियों के अनुसार इनका जन्म महाकौशल में हुआ था, जिसकी राजधानी श्रीपुर शोपुर थी, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इनके बारे में दिया हुआ है कहाँ पर जन्म हुआ था और कहाँ पर ये रहे और कहाँ पर काम किए। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है ये डिटेल में। ठीक, श्रीपुर प्राचीन काल में वैभव की नगरी कहलाती थी। हाल ही में क्या हुआ, वहाँ पर उत्खनन के दौरान प्राचीन बौद्ध विहार होने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। विदर्भ और महाकौशल की सीमा पर एक दूसरे के साथ मिलती थी। ये तथ्य जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि नागार्जुन ने अपनी प्रयोगशाला वर्तमान महाराष्ट्र में बनाई थी। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नागार्जुन थे उनकी जो लैब प्रयोगशाला यानी कि लैब कहाँ थी, महाराष्ट्र में बनाई गई थी। ठीक, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं महाराष्ट्र के नांगलवाड़ी ग्राम में उनकी प्रयोगशाला होने का प्रमाण मिलता है। ठीक, कुछ प्रमाणों के अनुसार ये अमृता की प्राप्ति की खोज में लगे हुए थे। जैसे कुछ अमृत प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति अमर हो जाता है, उसी प्रकार ये भी अमृता की प्राप्ति की खोज में लगे हुए थे, ऐसा कुछ प्रमाणों के अनुसार माना जाता है। ठीक, और उन्हें पारे और लोहे के निष्कर्षण का ज्ञान था, यानी कि जो पारा है और लोहा है उसका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जा सकता है वो सब उनको पता था। रस रत्नाकर उनकी प्रसिद्ध रचना थी। नागार्जुन की रचना कौन सी थी, रस रत्नाकर, जिससे ये सिद्ध होता है कि रसायन शास्त्र का इतिहास भारत में अत्यंत प्राचीन है। इससे ये सिद्ध भी होता है कि जो रसायन है, केमिस्ट्री है, भारत में काफ़ी समय से रहा होगा। ठीक है, और नागार्जुन ने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर बहुत शोध कार्य किए, शोध मतलब रिसर्च किए इसके ऊपर। ठीक है, रसायन शास्त्र पर उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें रस रत्नाकर, रसेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सारी बुकें लिखी इन्होंने, उसके अंतर्गत रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल ये बुकें ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। रसायन शास्त्री व धातु कर्मी के होने के साथ साथ इन्होंने अपनी चिकित्सा सूझबूझ से अनेक असाध्य रोग की औषधियाँ तैयार की, यानी कि चिकित्सा से संबंधित जो औषधियाँ बनाई जाती थी प्राचीन समय में, उन सभी औषधि की जानकारी इनको थी। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने जो प्रसिद्ध पुस्तक है रस रत्नाकर के साथ में है कक्षपुट तंत्र और आज्ञावंजरी, योगसार और योगाष्टक। ठीक है, आगे बढ़ते हम इसके बारे में ही, इनके बारे में और लिखा हुआ है, पढ़ते हैं वापस से। दरअसल इसमें संदेह नहीं है कि नागार्जुन चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रयोग कर रहे थे। उनकी चिकित्सा पुस्तकों में पारे के प्रयोग पर बल दिया गया है, अतः धातु विज्ञान के दौरान उन्होंने इसके मानव उपचार में उपयोगी होने पर संभवतः कई प्रयोग किए। नागार्जुन भारत के प्राचीन रसायन शास्त्रों का सबसे ज्ञात चेहरा है। ये ऋषि परंपरा के वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन विज्ञान पर कार्य किया था। उन्होंने धातुओं के अक्षय होने रहने का क्रम बताया था, जैसे फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्वर्ण यानी कि सोना, चांदी, तांबा, वंग और वंग यानी कि तीन, सीसा यानी कि लेड और लोहा आयरन निर्धारित किया था। ये ऑर्डर इन्होंने बताया था। सबसे ज़्यादा स्वर्ण, चांदी, ताम्र, वंग, सीसा और लोहा। इसमें सोना सबसे अधिक अक्षय है। नागार्जुन का नाम सबसे अधिक सोना बनाने की विधि के लिए भी जाना जाता है। नागार्जुन द्वारा रचित ग्रंथ में स्पष्ट होता है कि प्रयोगशाला में नागार्जुन ने पारे पर बहुत प्रयोग किए, पारे के ऊपर बहुत प्रयोग किए। उन्होंने पारे को शुद्ध करना और उससे औषधीय प्रयोग की विधियों को विस्तार से बताया, यानी जो पारा है उसको किस तरह से अपन शुद्ध कर सकते हैं और उसके जो औषधीय प्रयोग है उनके बारे में भी इन्होंने बताया। फिर इसके बाद आते अपन अपने ग्रंथों में नागार्जुन ने विभिन्न धातुओं का मिश्रण तैयार करने, पारा तथा अन्य धातुओं का शोधन करने, महारस रसों का शोधन तथा धातुओं का स्वर्ण या रजत में परिवर्तन करने की विधि दी। इसके लिए उन्होंने आस्वन, उत्पातन, भर्जन आदि विधियों का प्रयोग किया, जो आज भी उतनी महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अब अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है चिकित्सा में नागार्जुन का अमूल्य योगदान। यहाँ पर हमने किसके बारे में देखा, केमिस्ट्री के बारे में। अब हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या इनका योगदान रहा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो, पारे के प्रयोग से न केवल धातु परिवर्तन किया जाता था बल्कि शरीर को निरोगी बनाने और उम्र बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता था। वही बात है, पारे का अमृत प्राप्त मतलब अमर होने की जो दवा है ऐसा ही माना जाता था, जो कि लिखा है यहाँ पर शरीर को निरोगी बनाने और उम्र बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता था। पारे और गंधक को शिव पार्वती का तरल माना जाता था। इन दोनों के मिश्रण से सिंदूर बनता है, जिसे उम्र बढ़ाने वाला तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, इस संभवतः मांग से सिंदूर बनने का परंपरा है। ये सब इस तरह से मान्यता यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता की तरह ही उत्तर तंत्र नाम का ग्रंथ भी लिखा। इसमें कई बीमारियों के उपचार भी बताए और उनसे जो दवाई बनाई जाती थी उनकी मेथड्स यानी कि विधियाँ भी लिखी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आयुर्वेद और औरागी मंजरी नाम जो ग्रंथ था उसको भी लिखा। ठीक, अब ये हो गया इनके बारे में, नागार्जुन के बारे में। अब इनकी जो भी कायदे थे, जैसे जिनके अंतर्गत इन्होंने जो जो रचनाएं लिखी है, जैसे यहाँ पर रस रत्नाकार, रसेंद्र मंगल, औरागी मंजरी, योगसार, योगाष्टक और कक्षपुट तंत्र। ठीक, इस प्रकार से इन्होंने ये दिया। अब बात करते हैं हम आचार्य वाग्भट। आचार्य वाग्भट ने क्या किया था, इनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट तो इनके बारे में बताया हुआ है कि ये कहाँ से थे और कहाँ पर जन्म हुआ था इनका, यही बातें यहाँ पर लिखी है। आचार्य आत्रेय, सुश्रुत तथा वाग्भट भारतीय चिकित्सा जगत के वृद्धत्रय के नाम से जाने जाते थे। इनमें से अंतिम अर्थात वाग्भट का जो जन्मतिथि ज्ञात नहीं है। पुराने समय पे इतना जन्मतिथि वगैरह पे ध्यान नहीं दिया जाता था, तो यही लिखा हुआ है कि इनकी जो जन्मतिथि ज्ञात नहीं है। ठीक है, और ये बताया हुआ है इनके बारे में, आप लोग पढ़ लेना इसको। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं आचार्य वाग्भट ने क्या क्या काम किए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हो आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता नामक दो महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। ये दो ग्रंथ किसने लिखा था, आचार्य वाग्भट ने। ठीक, जो कालांतर में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के छात्रों द्वारा पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग में होती थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण अष्टांग हृदय संहिता के प्रारंभ में उन्होंने बौद्ध प्रार्थना लिखी है। सिंह ने लिखा है कि उसमें 100 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने एक संहिता बनाई जिसके आयुर्वेद के 8 अंगों का समावेश है। ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ अष्टांग हृदय का तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ है। ये सब इसमें बताया हुआ है किस तरह से अनुवाद हुआ है, कौन सी चीज़ें हुई थी, ये आप लोग पढ़ लेना इसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा था, कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं ना। कुछ विद्वान आचार्य वाग्भट को महर्षि चरक का सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानते हैं। वे उनकी आयु 135 वर्ष बताते हैं। ठीक, वापस यहाँ पर आते अपन देखते हैं कि इनकी जो रचना कौन कौन सी है। जैसे कि यहाँ पे बता दिया मैंने, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय संहिता, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। ठीक है, ये आपकी आचार्य वाग्भट की रचना हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं एक और जो पुराने समय पे वैज्ञानिक रहे हैं रसायन से संबंधित, जो कि दिया है आपका गोविंदाचार्य। ठीक, यहाँ पर इनके बारे में बताया हुआ है, ये कहाँ से थे और इनके बारे में जो भी परिचय है आप लोग पढ़ लेना। इसमें से जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो गोविंदाचार्य के अनुसार जो पुस्तक लिखी गई थी वो है रससार। ठीक है, रससार इनके द्वारा लिखी गई थी, जो यहाँ पर लिखा भी है। इनकी कृति कौन सी है, रससार। ठीक, और इनके बाद सेकंड और आए गोविंदाचार्य द्वितीय, ये कौन से थे, प्रथम। उसके बाद ये द्वितीय। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, रसायनक ग्रंथ लिखा। ठीक, यहाँ पर लिखा भी है कृति रसायनक। अब इनके बाद और एक और जो वैज्ञानिक है उनके बारे में देख लेते हैं। ये है आपके यशोधर। यहाँ पर भी इनका परिचय दिया हुआ है, ये कहाँ से थे और कब इनका जन्म हुआ और ये सब बातें, तो ये आप लोग देख लेना। अपन मेन पॉइंट देखते हैं। जैसे यहाँ पर इनकी जो रचना थी, इनकी रचना थी रस प्रकाश सुधाकर। ठीक, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते तो ये यही लिखा हुआ है कि इनकी रचना रस प्रकाश सुधाकर थी। अब एक और वैज्ञानिक थे पुराने समय के आचार्य लोग, जो कि यहाँ पर लिखा आचार्य धुंधुकनाथ। ठीक, इन्होंने कौन सी रचना लिखी है, यानी कि इनकी जो कृति थी वो है रसेंद्र चिंतामणि। ठीक है, इनके बारे में आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते अपन नित्यनाथ, अगले जो आचार्य थे नित्यनाथ, इन्होंने क्या लिखा, रस रत्नाकार। इन्होंने भी रस रत्नाकार के बारे में लिखा है। ठीक, अब अगला है क्षणधर, जो नाम के वैज्ञानिक थे पुराने, तो इनकी जो कृतियाँ है क्षणधर संहिता और क्षणधर पद्धति, ये दो रचना इनकी है। इसी प्रकार हम देखें लास्ट, ये है अपने सोमदेव।
ये है सोमदेव। सोमदेव के जीवन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, इनका जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ और कहाँ पर हुआ, ये सब आप लोग पढ़ लेना। और इन्होंने कौन सी कृति लिखी, रसेंद्र चूड़ामणि और रसेंद्र समुच्चय। ठीक, इस प्रकार से जो प्राचीन समय में कौन कौन से वैज्ञानिक हुए और उन्होंने क्या क्या बातें बताई और कौन कौन सी बुकें वगैरह लिखी, ग्रंथ वगैरह, वही इसमें बताया गया है। ठीक है, और ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और ये जो यहाँ पर रस है इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड समझ में आया होगा तो इसको शेयर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।